नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जो है हम त्रिभुज पर महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, त्रिभुज के कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको और आपका बेस प्रमोट कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो त्रिभुज क्या है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं और किन किन तथ्यों को हमें अच्छे से समझ के रखना है त्रिभुज में, ये आपके समझ में आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम करते समय हमें कभी कभी कोई समस्या नहीं आएगी। त्रिभुज पर जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आएगी कॉन्सेप्ट लेने में और हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए उसी कड़ी में आज हम आगे की क्लास करते हैं और आपको समझाते हैं बेहतर ढंग से। आप उससे जुड़े रहेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। दोस्तों त्रिभुज में अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक के विषय में मैं बता चुका हूं। अब त्रिभुज का अंतःकेंद्र और परिकेंद्र की कुछ सिचुएशन हम समझ लें। प्रतियोगी परीक्षाओं में वहां से क्वेश्चन बनाता है कि त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहां स्थित होता है या त्रिभुज का परिकेंद्र कहां स्थित होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो अंतःकेंद्र होता है त्रिभुज का, इनर सेंटर जो होता है, वह सभी प्रकार के त्रिभुजों का अंतःकेंद्र, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, सभी प्रकार के त्रिभुजों का दोस्तों अंतःकेंद्र जो होता है वह उसके अंदर स्थित होता है। अर्थात जो इनर सेंटर होता है वह सभी प्रकार के त्रिभुजों का त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। अगर त्रिभुज मान लो दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज है तो मैंने बताया था अंतःकेंद्र कैसे प्राप्त करते हैं, किन्हीं दो कोणों का अर्धक जहां काटेगा वही त्रिभुज का अंतःकेंद्र हो जाएगा, तो त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। यह न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है। दोस्तों समकोण त्रिभुज होगा तब भी किन्हीं दो कोणों का अर्धक जहां काटेंगे वही त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहलाएगा, तो अंदर स्थित होगा। दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज होगा, अगर दोस्तों अधिक कोण वह होता है जिसका एक कोण अधिक कोण हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। तो यहाँ भी अगर दोस्तों हम दो कोणों का अर्धक काटेंगे तो जहाँ काटेंगे यही त्रिभुज का अंतःकेंद्र होगा, अंतःकेंद्र। तो दोस्तों समबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, हर प्रकार के त्रिभुज का अंतःकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। आपको याद रखना है, प्रतियोगी परीक्षा में कह सकता है समकोण त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहाँ स्थित होता है, तो आप तुरंत बताएंगे अंतःकेंद्र सभी प्रकार के त्रिभुजों का त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। और दोस्तों जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र वह थोड़ा अलग अलग त्रिभुजों में सिचुएशन अलग अलग है। जैसे अगर त्रिभुज न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र उसके अंदर स्थित होता है। याद रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य है। यहां पे हमने एक न्यून कोण त्रिभुज बना दिया। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, 90 से कम हो। तो परिकेंद्र क्या होता है, किन्हीं दो भुजाओं के लंबार्धक, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां काटते हैं यही त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। मान लीजिए इसका हमने AC का बाइसेक्टर खींच दिया, AB का बाइसेक्टर खींच दिया और ये दोनों बाइसेक्टर दोस्तों जहां काटेंगे वही त्रिभुज का जो है परिकेंद्र होगा। तो दोस्तों ये त्रिभुज का परिकेंद्र हो से हमने लिख दिया। न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र उसके अंदर स्थित होता है। याद रखना है आपको, मैं बताता हूँ, कॉपी और पेन लेकर बैठें, जो बात मैं बताऊँ उसको नोट कर लें, प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र उसके अंदर स्थित होता है और समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, प्रतियोगी परीक्षा में से क्वेश्चन आ चुका है। ABC अगर समकोण त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात राइट एंगल हो, तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होगा तो भुजाओं का लंबार्धक करेंगे दोस्तों इस टाइप से, इसका भी लंबार्धक करेंगे, तो ये कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। एकदम याद रखिए आप इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। अर्थात यहां से
अगर हम शीर्षों की दूरियां लेंगे तो जितना OA की लेंथ होगी उतना OB की लंबाई होगी और उतनी ही OC की लंबाई होगी दोस्तों। और चाहे OA को आप रेडियस मान लीजिए, चाहे OB को रेडियस मान लीजिए दोस्तों, चाहे OC को रेडियस मान लीजिए, आप वृत्त खींच देंगे तो ये परिगत वृत्त हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है आपको याद रखना है कि सभी प्रकार समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है किस त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है, तो आपको याद रखना है समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। तो जितना OA होगा उतने दोस्तों OC होगा, उतना ही OB होगा और प्रत्येक की लेंथ R होगी। ये परिवृत्त की त्रिज्या हो गई। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। अब आइए तीसरे प्रकार में हम चलते हैं। ये जो अधिकोण त्रिभुज होता है दोस्तों, अधिकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 से ज्यादा 180 अंश से कम हो। तो अधिकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। याद रखना है अधिकोण का जो परिकेंद्र होता है वह त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। परिकेंद्र मैंने बताया भुजाओं का लंबार्धक करके बनाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। तो अब आपको एकदम याद रखना है कि परिकेंद्र जो होता है किस त्रिभुज का, अधिकोण त्रिभुज का, वह त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। अधिकोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। और परिकेंद्र के विषय में पूर्व में बता चुका हूं परिकेंद्र कैसे प्राप्त करते हैं। भुजाओं का लंबार्धक करते हैं, लंबार्धक जहां बाइसेक्ट करते हैं वही जो है, जहां काटते हैं वही जो है परिकेंद्र होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है मैंने बताया 3 प्रकार के त्रिभुजों में परिकेंद्र की सिचुएशन। सभी प्रकार के त्रिभुजों का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, जबकि न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र उसके अंदर होता है, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है और अधिकोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। तो ये सिचुएशन हमने बताया अंतः केंद्र परिकेंद्र की। दोस्तों त्रिभुज में हम परिचर्चा कर रहे हैं, त्रिभुज टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं। त्रिभुज में बहुत सारी चीज़ें हम बता रहे हैं दोस्तों। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है और त्रिभुज की समरूपता क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सर्वांग समता को हम समझ लें, समरूपता को अगर त्रिभुज के समझ लें तो त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों को करने में हमें सुविधा होगी और बहुत अच्छे ढंग से उसको हम कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में उससे क्वेश्चन भी बनते हैं तो हम इजीली उसको कर सकते हैं। जो टेट और सीटेट के पेपर होते हैं उसमें उस पर आधारित क्वेश्चन आ चुके हैं। तो थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, डिटेल उसको बताते हैं कि किसमें क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों त्रिभुज की समरूपता क्या है और सर्वांग समता क्या है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं त्रिभुज के सर्वांग समता पर। त्रिभुज की कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता। सर्वांग समता को कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। 4 कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं, याद रखेंगे 4 कंडीशंस हैं सर्वांग समता की। पहली कंडीशन है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। दूसरा है कोण भुजा कोण सर्वांग समता, इसको दोस्तों कहते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तीसरा है दोस्तों भुजा 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 सर्वांग समता, इसको दोस्तों बोलते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। और जो लास्ट है दोस्तों, जो लास्ट है ये देखिए भुजा 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 हमने लिखा, ऊपर लिख देते हैं। तीसरा जो है वह भुजा 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 सर्वांग समता है। मैंने बताया ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी।
और दोस्तों जो चौथा है हमारा इंपॉर्टेंट है वह दोस्तों कर्णभुजा सर्वांग समता। ये कर्णभुजा सर्वांग समता जो है डायगोनल साइड सर्वांग समता, डायगोनल साइड सर्वांग समता, तो ये दोस्तों जो है समकोण त्रिभुज के लिए है, समकोण त्रिभुज के लिए। तो दोस्तों सर्वांग समता की जो कंडीशंस हैं, ये 4 स्थितियों में 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता की हम बात कर रहे हैं। 4 परिस्थितियां हैं, इन 4 परिस्थितियों में 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब हम इन पर एक के बाद एक डिस्कस कर लेते हैं। पहला उठाते हैं, आपको समझाते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता क्या है, इसके बाद कोण भुजा कोण सर्वांग समता, इसके बाद भुजा 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 सर्वांग समता, इसके बाद कर्ण भुजा सर्वांग समता। तो दोस्तों पहला उठाते हैं, पहला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वह भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। अभी मैंने बताया साइड एंगल साइड। दोस्तों सर्वांग समता जो है ये 2 त्रिभुजों में पाई जाती है, 2 त्रिभुजों के लिए कंडीशन है। तो हम 2 त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज हमने ABC बना लिया दोस्तों, और एक त्रिभुज हमने बना लिया DEF। 2 त्रिभुज हमने बना दिया, एक ABC बनाया और एक त्रिभुज हमने बना दिया DEF। हम आपको समझा रहे हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता क्या होती है। तो दोस्तों यहां पे आप देखिए 2 भुजाओं के बीच में एक कोण है, अर्थात पहले त्रिभुज की 2 भुजा लेना है, कोई 2 भुजा, चाहे ABBC ले लीजिए, चाहे ACBC ले लीजिए, चाहे ACAB ले लीजिए, कोई 2 भुजा लेना है, उसके बीच का कोण, अर्थात पहले त्रिभुज की AB भुजा और दूसरे त्रिभुज में भी इसी प्रकार से चलना है, संगत भुजा लेना है। पहले त्रिभुज की AB भुजा के संगत अगर दूसरे त्रिभुज की भुजा हमने DE ले लिया, पहले त्रिभुज की BC भुजा के संगत दूसरे त्रिभुज की भुजा हमने EF ले लिया। अब पहले त्रिभुज के इन दोनों भुजाओं के संगत जो कोण है कोण B, दूसरे त्रिभुज के इन दोनों भुजाओं के संगत कोण E ले लिया। अगर ये आपस में बराबर हों तो दोस्तों दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं दोस्तों, तो उन त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं। आपको याद रखना है, इसका मतलब जो कंडीशन है हमें याद रखना है। पहले त्रिभुज में देखिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता की बात कर रहे हैं। पहले त्रिभुज की भुजा AB के संगत दूसरे त्रिभुज की भुजा DE हमने लिया, बराबर हो गई। पहले त्रिभुज की भुजा BC के संगत दूसरे त्रिभुज की भुजा EF लिए, बराबर हो गई। और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत जो कोण B है, इन दोनों के अंतर्गत कोण E के बराबर हो गए। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे दोस्तों, त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DEF के, ABC सर्वांग सम हो गया DEF के। और जब दोनों त्रिभुज दोस्तों सर्वांग सम हो गए तो अब अन्य कोण अन्य भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो आप ये इतना कंडीशन फॉलो होते ही अब आप कहेंगे कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण D के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण F के, और भुजा में भी आ जाइए, भुजा AC ये बराबर हो जाएगी भुजा DF के, भुजा AC बराबर हो जाएगी भुजा DF के। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हम भुजा कोण भुजा सर्वांग समता को समझ सकते हैं। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, सर्वांग समता ये रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से एक जो है डिफरेंस का चिन्ह खींचते हैं, उसके नीचे 2 बराबर चिन्ह लगा देते हैं। तो इस प्रकार सर्वांग समता हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो अभी हमने आपको समझाया भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। हम इधर से भी चल सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ से भी चल सकते हैं, AC BC ले सकते हैं, DF EF ले सकते हैं, और कोण C और कोण F ले सकते हैं। तो हम कहीं से भी लेंगे, लेकिन पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके
बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उसके संगत कोण के बराबर हो जाए, पहले त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो जाए, तब कहेंगे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। पहली कंडीशन में बताया दोस्तों। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं। दोस्तों जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं और संगत भुजाओं का संगत कोण बराबर हो जाते हैं और संगत भुजाएं भी बराबर हो जाती है। सर्वांग सम कह देंगे ना तो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे, संगत भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी और एक के ऊपर दूसरे को अध्यारोपित करेंगे तो अध्यारोपित करने पर उसको ढक लेगा वो। आइए दोस्तों दूसरी बात करते हैं। दूसरा टाइप जो हमने बताया सर्वांग समता की कंडीशन, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। कोण भुजा कोण सर्वांग समता ये क्या होता है? सर्वांग समता दोस्तों दो त्रिभुजों में फॉलो होता है, दो त्रिभुजों में लागू होता है। तो पहले हम दो त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज हमने बनाया ABC और दूसरा त्रिभुज हमने बना दिया DEF। यहाँ पे दोस्तों हमने दो त्रिभुज बना दिया। पहला त्रिभुज बना दिया ABC और दूसरा त्रिभुज हमने बना दिया दोस्तों DEF। अब इनमें हम समझाने जा रहे हैं आपको कोण भुजा कोण सर्वांग समता क्या होती है, तो इसको आप बेहतर ढंग से समझेंगे कोण भुजा कोण सर्वांग समता को। कोण भुजा कोण सर्वांग समता को बेहतर ढंग से आप समझेंगे। दोस्तों यहां पे आप ध्यान दीजिए, दो कोण और बीच में भुजा है, तो पहले त्रिभुज का दो कोण लेना है, कोण A और कोण B ले लिया। मतलब पहले त्रिभुज का कोण A के संगत दूसरे त्रिभुज का कोण D लेना है, पहले त्रिभुज का कोण B लेना है, उसके संगत दूसरे त्रिभुज का कोण E लेना है और संगत कोणों के अंतर्गत जो भुजा है AB दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के भुजा दो है D, अगर बराबर हो जाते हैं दोनों त्रिभुजों में तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। अर्थात पहले त्रिभुज का दो कोण और उसके संगत भुजा, पहले त्रिभुज का दो कोण लेना है, उसके संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों और संगत भुजा के बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और जब इसको प्रदर्शित करना होगा तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम DEF लिखेंगे। ये काम हम दोस्तों इधर से भी कर सकते हैं, AB D को दिखा सकते हैं, संगत भुजा AB और D दिखा सकते हैं, इधर से भी दिखा सकते हैं, B और C कोण दिखा सकते हैं, संगत भुजा B और C कोण के अंतर्गत भुजा BC ले सकते हैं और E और F के अंतर्गत भुजा EF ले सकते हैं, यहाँ से भी दिखा सकते हैं BC बराबर EF। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कहीं से भी दिखाएंगे। ध्यान रखना है दो कोण लेना है और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो जब सर्वांग सम हो जाएंगे दोस्तों तो अन्य कोण और अन्य भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो हम कहेंगे अगर ऐसा हो जाता है दो त्रिभुजों में तो तुरंत हम लिखेंगे दोस्तों BC बराबर EF, AC बराबर DF, ये AC DF के बराबर हो जाएगा और ये कोण C कोण F के बराबर हो जाएगा, कोण C कोण F के बराबर हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा में इस पर क्वेश्चन रख सकता है, आपको इस प्रकार से कह सकता है जैसे यहाँ पर हमने जो दिखाया है, यहाँ पे कोण 60 अंश दे दे, ये भी आपको 60 अंश दे दे, ये कोण 50 अंश दे दे, ये भी 50 अंश दे दे और ये भुजा आपको 12 से भी दिखा दे और ये भी 12। और इसके बाद कहे F और C में क्या संबंध होगा तो बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज तो बराबर होंगे। या ये भी पूछ सकता है AC और DF में क्या संबंध होगा तो बराबर होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे ऐसी कंडीशन में, क्योंकि दो कोण बराबर है और संगत भुजा बराबर है। और दोस्तों ऐसा भी कह सकता है कि BC और EF में क्या संबंध होगा तो बराबर हम दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा टाइप हमने बताया कोण भुजा कोण सर्वांग समता। दोस्तों तीसरे टाइप पे चलते हैं, बहुत ही आसान है तीसरा टाइप, भुजा 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 सर्वांग समता। तो पहला त्रिभुज जैसे हमने ABC ले लिया और दूसरा त्रिभुज हमने DEF ले लिया, यहाँ बोर्ड में समझाना है तो केवल हम फिगर बना दे रहे हैं, आप देख लीजिए। ये ABC हो गया, ये DEF हो गया। ये दोनों में अगर संगत भुजाएं पहले त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो जाए, अर्थात AB
डी के बराबर हो जाए, बी सी ई एफ के बराबर हो जाए, ए सी डी एफ के बराबर हो जाए। तो दोस्तों पहले त्रिभुज की भुजाएं लिए हैं और उनके संगत दूसरे त्रिभुज की भुजाएं लिए हैं, बराबर हो जाती हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो सर्वांगसम हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी, ये सर्वांगसम हो गया डी ई एफ के। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो एक को दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हम कर सकते हैं, उसे ढक लेगा। तो यहाँ पे संगत भुजाएं संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो अब आप देखिए भुजा ए बी कोण ए बराबर हम लिख सकते हैं कोण डी, कोण बी बराबर लिख सकते हैं दोस्तों कोण ई, कोण सी बराबर लिख सकते हैं कोण एफ। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हम जो है यहाँ पे सर्वांगसमता की कंडीशन बता रहे हैं। ये तीन टाइप हमने बताया, किन परिस्थितियों में दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं और उस पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। आइए जो है चौथी परिस्थिति को भी देख लेते हैं। चौथी परिस्थिति जो दोस्तों है वो समकोण त्रिभुज में फॉलो होती है। त्रिभुज ए बी सी, एक कोण इसका 90 डिग्री होगा, अन्य दो कोण न्यून कोण होंगे, और एक कोण हमने एक त्रिभुज यहाँ पे ले लिया डी ई एफ, इसका भी एक कोण 90 डिग्री होगा, अन्य दो कोण न्यून कोण होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, दोनों त्रिभुजों में पहली कंडीशन में जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, चौथा कंडीशन जो हम इसमें बता रहे हैं सर्वांगसमता की, दोनों त्रिभुज समकोण होने चाहिए और दोनों में कर्ण बराबर हो, अर्थात पहले का कर्ण AC है दूसरे का DF है, तो दोनों के कर्ण बराबर होने चाहिए, दोनों के कर्ण बराबर होने चाहिए। और इन भुजाओं में से AB DE में या BC EF में से कोई एक भुजा बराबर हो, अर्थात AB बराबर चाहे DE हो जाए या BC बराबर EF हो जाए, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। इसका मतलब तब हम कहेंगे त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम हो गया DEF के। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं दोस्तों तो उनके संगत कोण संगत भुजाओं का मान भी बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ बता सकते हैं दोस्तों, अब कह सकते हैं कि कोण A बराबर इसके कोण D के हो जाएगा, कोण C बराबर कोण F के हो जाएगा, और ये भुजा जो BC है ये बराबर EF के हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमने सर्वांगसमता की कंडीशन बताई, सर्वांगसमता पे हमने परिचर्चा किया, त्रिभुज की सर्वांगसमता क्या होती है इसके विषय में हमने डिस्कस किया। आप जो है वीडियो को बार बार देखेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेने में आपको जो है आसानी हो जाएगी। जो वीडियो मैं बनाता हूं उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको जो है देखिए, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा बार देखेंगे, बैक करके देखिए, आगे बढ़ा के देखिए, बार बार देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको लेने में आसानी हो जाएगी और आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद कोई भी समस्या रहेगी तो हम आपसे जुड़ेंगे लाइव जो है, तो वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। अब आ जाइए जो है बात कर लेते हैं दो त्रिभुजों की समरूपता पर, दो लाइन में ख़त्म कर देंगे दो त्रिभुजों की समरूपता। आपको समझा देते हैं दो त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है। दो त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो त्रिभुजों की समरूपता बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। एसएससी में इस पर क्वेश्चन बनाता है, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। दो त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है, तो दोस्तों जैसे हमने एक त्रिभुज ABC ले लिया और दूसरा त्रिभुज दोस्तों हमने DEF ले लिया। याद रखिएगा दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों, अर्थात पहले का कोण A दूसरे के कोण D के बराबर हो, पहले त्रिभुज का कोण B दूसरे के कोण E के बराबर हो, पहले त्रिभुज का कोण C दूसरे के कोण F के बराबर हो, अर्थात पहले त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। याद रखिएगा पहले त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और तब हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC
ये समरूप है डी ई एफ के। ये सिमिलैरिटी का साइन है, समरूपता ये प्रदर्शित करता है। तो त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के समरूप हो जाएगा। ये कंडीशन हमने बताया संगत कोण, पहले त्रिभुज संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर, पहले त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो। अब दोस्तों नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी ये है दोस्तों कि पहले त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के पहले त्रिभुज की भुजाओं और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं को लेकर जो अनुपात बनाएं वो बराबर होने चाहिए। अर्थात अगर हम ए बी पहले त्रिभुज की भुजा ले तो उसके संगत दूसरे की डी ई लेंगे, पहले त्रिभुज की भुजा बी सी लेंगे तो उसके संगत दूसरे की ई एफ लेंगे, पहले की ए सी लेंगे तो उसके संगत दूसरे की डी एफ लेंगे। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने पर, अर्थात दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने पर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। याद रखना है, दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने पर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर पहला कंडीशन है दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होने चाहिए, और दूसरा है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अर्थात दो त्रिभुज समरूप होंगे तो कंडीशन जो हो गई उसको याद रखना है, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। दोस्तों त्रिभुज की साइज बड़ी छोटी हो सकती है, कारण यह है कि आप समझ सकते हैं इसको समरूपता में कि साइज बड़ी छोटी हो सकती है। जैसे हमने एक त्रिभुज जो है यहाँ पर ए बी सी ले लिया, अब इसकी भुजाओं का मान हमने दे दिया 10 सेमी, मान लीजिए 12 सेमी, 15 सेमी, हमने एक त्रिभुज ले लिया और एक यहाँ पर सिर्फ हम प्रदर्शित कर रहे हैं, अपनी बात को समझा रहे हैं। और यहाँ पर एक त्रिभुज हमने और ले लिया, इसका जस्ट दूना लंबाई यहाँ पर हमने, और फिर यहाँ पर डी ई ले लिया, इसका जस्ट दूना लंबाई ले लिया 20 सेमी, और फिर बी सी का दूना लंबाई ले लिया हमने 24 सेमी, और फिर ए सी का दूना लंबाई हमने ले लिया 30 सेमी, और हमने एक त्रिभुज फॉर्म कर दिया डी ई एफ। तो आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भुजाओं की जो लंबाइयां हैं पहले त्रिभुज में, इनका जस्ट दूना लंबाई दूसरे त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये एंगल नहीं बदलेंगे, जितना एंगल ए का मान होगा उतना डी का मान होगा, जितना बी का मान होगा उतना ई का मान होगा, जितना सी का मान होगा उतना एफ का मान होगा। त्रिभुज के शेप बदल जाएंगे बट एंगल्स के मान नहीं बदलेंगे, बट अनुपात बराबर हो जाएगा। जैसे ए बी और डी ई का अनुपात लेंगे तो ये आ जाएगा 10/20 1/2, या बी सी और ई एफ का अनुपात लेंगे तो ये भी आ जाएगा 12/24 1/2, या हम लोग ए सी और डी एफ का अनुपात लेंगे तो ये भी आ जाएगा 15/30 1/2। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो यहाँ पर शेप तो चेंज हो गए लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये समरूपता की कंडीशन हमने आपको बताया। दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों आइए जो है इसके आगे एक फैक्ट और आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट। समरूपता पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो समरूपता पे दोस्तों जो है याद रखना है आपको कि त्रिभुज में जब भी हम किसी भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं, थियरम से हम पढ़ाने लगेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि जितने भी टाइप के थियरम हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि थियरम्स को ही समझ के हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एडवांस मैथ में। तो दोस्तों जो है आपको क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर जब हम रेखा खींच देते हैं, किसी भी भुजा के समांतर, चाहे हम जो है बीसी के समांतर रेखा खींच दें, चाहे एसी के समांतर खींच दें, चाहे दोस्तों हम एबी के समांतर खींच दें, किसी भी भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं तो दो त्रिभुज बन जाते हैं। देखिए यहाँ बीसी के समांतर एक रेखा हमने डी खींच दिया, इसका मतलब हुआ डी ये समांतर हमने बीसी खींच दिया, तो आप देखिए दो त्रिभुज बन गए, एक ए डी ई बन गया और एक ए बी सी बन गया, दो त्रिभुज बन गए। कैसे बन गए? जब भी हम त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं तो दो त्रिभुज बन जाते हैं।
ये दोनों त्रिभुज दोस्तों आपस में समरूप होते हैं। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। क्यों समरूप होते हैं आप समझ सकते हैं। ये कोण जो है, ये वाला कोण ए डी ई त्रिभुज में भी है और ए बी सी में है, तो कोण ए के बराबर हो गया दोनों त्रिभुजों में। किन त्रिभुजों की बात कर रहे हैं दोस्तों, ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ए डी और त्रिभुज ए बी सी, ये दो त्रिभुज लिए हैं, तो ए डी का कोण ए और ए बी सी का कोण ए समान है दोस्तों, अर्थात दोनों त्रिभुज में कोण ए बराबर है। इसके अलावा दोस्तों चूंकि डी हमने बी सी के समांतर खींचा है और ये रेखा ए बी काट रही है, तो कोण डी पहले का दूसरे के कोण बी के बराबर हो जाएगा। दो समांतर रेखाओं को जब भी कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये संगत कोण जो है, करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। और आपको मालूम भी होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो उस दृष्टिकोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, तो कोण डी बराबर कोण बी हमने लिख दिया। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ फिर देखिए, ये डी के समांतर बी सी हमने खींचा है और ए सी इसको काट रही है रेखा, तो कोण ई ए डी का कोण ई ए बी सी के कोण सी के बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए ए डी में कोण ए बी सी के कोण ए के बराबर हो गया, ए डी का कोण डी ए बी सी के कोण बी के बराबर हो गया, ए डी का कोण ई ए बी सी के कोण सी के बराबर हो गया। तो संगत कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर हो गए दोस्तों। और जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई बोथ ट्रायंगल्स आर बी सिमिलर। इसका कारण मैं बता रहा हूं कि क्यों दोनों त्रिभुज समरूप हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ये समरूप हो गया ए बी सी के। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं त्रिभुज ए डी ये समरूप हो गया ए बी सी के। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब जब उनके संगत कोण बराबर हो, या तो मैंने बताया था संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो यहाँ पे संगत कोण बराबर हो रहे हैं, ए डी के संगत कोण ए बी सी के संगत कोणों के बराबर हैं। ए डी का कोण ए बी सी के कोण ए के बराबर है, ए डी का कोण डी ए बी सी के कोण बी के बराबर है, ए डी का कोण ई ए बी सी के कोण सी के बराबर है। तो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, अतः दोनों त्रिभुज क्या हैं दोस्तों, समरूप हैं। तो ये समरूपता की कंडीशन है। त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर जब भी कोई रेखा खींचते हैं तो दो त्रिभुज बन जाते हैं, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, अगली क्लास में हम जो है आपको जो है फिर जो है डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट पर आएंगे। अभी दोस्तों हम कुछ वीडियो कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं ताकि आप बेहतर कर सके, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका कॉन्सेप्ट जनरेट हो सके और आप अच्छा परफॉर्म कर सके और फैक्ट को आप समझ सके। जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे जब चलेंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, बड़े से बड़े प्रश्न को इजीली छोटे में हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहेंगे, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अगली क्लास में आएंगे तो हम सर्किल पे कुछ डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे। धन्यवाद।